हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ डिपेंड कर रहा है और उसका रिलेशन, और उससे न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, तो पिछला लेक्चर अगर आप देख कर आएंगे तो आगे के लेक्चर आपको समझ आते रहेंगे। यानी बार बार हमारा कहने का ये मोटो होता है कि भाई जब आपका बेसिक अच्छा होगा तो आगे के लेक्चर आपको समझ में आ जाएंगे। और इसीलिए हम आपके डिमांड्स पर ही छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं। अदरवाइज हम लेक्चर को बड़ा बनाते तो वहाँ पर बच्चों के लिए ज़्यादा उसको एक तो देख पाना बहुत टिपिकल हो जाता है कि काफ़ी टाइम तक देखना पड़ता है, और फिर उसमें कंटेंट इतना हो जाता है कि बच्चों को याद नहीं रहता। इसीलिए बहुत छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं, एक कंटेंट पर एक ही लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपका वो कंटेंट जरूर क्लियर हो जाए। तो बस यही हमारा एम है, और बस यही एक चॉइस होती है कि भाई आपको सक्सेस मिलती रहे। तो आज का आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं इससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी में। अब तो ओम्स लॉ आपने पढ़ ही लिया है। तो ओम्स लॉ ने क्या दिया था? ओम्स लॉ ने एक रिलेशन दे दिया था V और I के बीच में, और जो हमने रेजिस्टेंस के फॉर्म में निकाल लिया था R इजिकल टू V अपॉन आई। R इजिकल टू V अपॉन आई। ठीक है, तो एक रिलेशन निकाल लिया था और इसका हमने ग्राफ भी बना लिया था V वर्सेस I। तो हमने देखा था जितना हम B बढ़ाएंगे उतना I बढ़ता चला जाएगा, तो एक कांस्टेंट ग्राफ आता था। ठीक है, अब कभी कभी क्या कहता है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम बना दो। ठीक है, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट का वेरीफाई का सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो बच्चे यहाँ थोड़े कंफ्यूज होते हैं, वो इस ग्राफ को बना देते हैं। ये ग्राफ ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम नहीं है, यानी ये ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करता यहाँ पर। ठीक है, ये केवल उसका एक रिजल्ट शो कर रहा है। यहाँ पर आ रहा है समझ में, ये उसका एक रिजल्ट शो कर रहा है ऐसे करके, भाई कांस्टेंट है ये। तो अगर सर्किट डायग्राम आता है तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, तो हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे ये चीज हमें सीख लें। आप लगाओगे एक बैटरी, ठीक है, फिर लगाएंगे एक स्विच, और यहां पर लगाएंगे हम एक रेजिस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट बताया था मैंने क्या होता है। रियोस्टेट को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इस सर्किट को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, यहां से यहां पर लगा देंगे हम एमीटर, यहां पर फिर हम लगाएंगे एक रेजिस्टेंस, और यहां पर लगाएंगे हम एक वोल्ट मीटर, और इसको ऐसे कनेक्ट कर कर हम यहां लेकर आएंगे। इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, सर्किट डायग्राम पूछे तो ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये नहीं बनाना, ये ग्राफ है, उसका रिजल्ट है। तो देखिए यहाँ एम मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब आपको पता है वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल होता है रेजिस्टेंस के, तो रह गया। ये रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट का मैंने आपको बताया था एक ऐसा वेरिएबल्स रेजिस्टेंस जिसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक चेंज कर सकते एक डिवाइस है जो आपको स्कूल में, आप कभी लैब में जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा रियोस्टेट क्या होता है। ये बैटरी होती है, ये स्विच है। तो इस तरह का सर्किट डायग्राम कहलाता है आपका ओम्स लॉ या वेरीफाई द ओम्स लॉ। ठीक है, वेरीफाई ओम्स लॉ करते हैं तो इस डायग्राम को हम बना लेते हैं एक्सपेरिमेंटली इसको। यानी आप इसको कनेक्ट करोगे जब लैब में जाकर तो आपको ऐसे ही कनेक्ट करना है। एम मीटर लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है, आप ये रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे वहाँ पर जाकर। ठीक है, बैटरी लगानी है, स्विच भी लगाना है, और एक रियोस्टेट लगाना है। तो इस तरह से ये प्रूव होता है ओम्स लॉ का। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम आए तो ये बनाना है, ये उसका रिजल्ट था। और कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे भाई ये ग्राफ दे दिया आपको V वर्सेस I, और ये भी ग्राफ दे दिया V वर्सेस I। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ है? ये ओमिक ग्राफ है। ओमिक यानी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ये नॉन ओमिक है। नॉन ओमिक का मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ टाइम कर रहा है, उसके बाद ओम्स लॉ को कहीं फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये नॉन ओमिक है, ये ओमिक ग्राफ है। ठीक है, याद रखना है। अगर ऐसा मिल जाए तो हम ये इसको बोलते हैं नॉन ओमिक, यानी दिस डज नॉट फॉलो दी ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ रखना है। ये ऐसे ग्राफ मिल जाए तो आप आइडेंटिफाई करना है। ये सर्किट है, सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसके आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं हम।
तो अभी हम जैसे हमने पढ़ा कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई, और कैसी क्या यूनिट होती है, 1 ओम, मतलब ओम होती है। अगर ये 1 ओम है, ये 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस भी आपका 1 ओम हो जाएगा। और अब बताते हैं कि फैक्टर, मतलब कौन से फैक्टर आर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टेड द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है। तो हमने बताया अभी तक लेंथ पर डिपेंड करता है, थिकनेस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पर करता है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टेड यानी डिपेंड्स ऑफ इफेक्ट, तो हम फर्स्ट बोलते हैं जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है भाई। जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस लेंथ को हम मेजर लेते हैं, और उसका रिलेशन क्या होता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी जिस लेंथ में, मतलब लेंथ मान लीजिए आप, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी लेंथ ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितनी लेंथ कम उतना रेजिस्टेंस कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितनी लेंथ ज़्यादा यानी लेंथ इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज। सेकेंड ऑप्शन होता है इसका जो इफेक्ट करता है एरिया पर, ठीक है। इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एरिया। तो एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है, एरिया के साथ इसका रिलेशन होता है 1/AK, ठीक है, यानी इनवर्सली होता है। तो इनवर्सली में देखिए एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। तो आपसे पूछे कि अगर हमारे पास 2 वायर हैं, एक थिकनेस और दूसरी थिन है, एक थिक है और दूसरी थिन है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखिए थिक वाली का एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, थिन वाली का एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो आपसे कभी भी पूछ लेता है कि थिक वायर है और थिन वायर है, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा किसका कम। तो आप सिंपली समझ सकते हो आराम से, एरिया मोर रेजिस्टेंस लेस, एरिया मोर रेजिस्टेंस लेस, एरिया लेस रेजिस्टेंस मोर। तो थिक और थिन में से किसका ज़्यादा होगा, थिन का। भाई थिन का एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो डिपेंड करता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। मैटर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर किसके बने हुए हैं तो उन पर भी डिपेंड करता है ये। तो मैटर की भी प्रॉपर्टी होती है। और टेम्परेचर पर तो आपको पता ही है, टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी तो आपको केवल समझना है, क्योंकि ये फिर आप 12th में पढ़ोगे कि टेम्परेचर पर क्या रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। केवल अभी आपको यहाँ तो बस ये समझना है कि टेम्परेचर पर का भी इफेक्ट होता है, मैटर का भी इफेक्ट होता है, एरिया का भी इफेक्ट होता है और लेंथ का भी इफेक्ट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस पर ये डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। क्लियर है यहाँ तक ये कंसेप्ट, इन बातों पर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम इनका रिलेशन बनाएं यहाँ से, तो क्या रिलेशन बनेगा कि R प्रोपोर्शनल है L/AK, R प्रोपोर्शनल है L/AK। अब देखो यहाँ पर एक और प्रोपोर्शनल आया, यहाँ पर हमें एक और कांस्टेंट लेकर आना पड़ेगा, तो वो होता है रो L/A, यानी ये जो कांस्टेंट है वो रो है, ठीक है। तो R इक्वल्स टू रो L/A, रो इज अनदर कांस्टेंट, रो यहाँ पर अनदर कांस्टेंट है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रो, और ये क्या है, एक अनदर कांस्टेंट है, और जिसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। क्या नाम होता है इसका, रेजिस्टिविटी नाम होता है। और अगर हम रो के लिए फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ, तो रो के लिए फॉर्मूला हो जाएगा RA/L, RA/L। अब हम आपसे पूछे कि रेजिस्टिविटी R पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी एरिया पर डिपेंड करती है, नहीं। रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड करती है, नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये इन पर डिपेंड नहीं करती। ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है कि वायर किसकी बनी है। तो एक और कांस्टेंट रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये भी कांस्टेंट था, R भी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, रिलेशन बनता है इनका। अब रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे फिर हम किस पर डिपेंड करेगी, तो ये है आपका हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला निकालना है तो लिखेंगे R इक्वल टू रो L/A। रो क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी होती है,
एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ए क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यूनिट क्या है, ओम। तो ये सब चीज़ क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस कहाँ डिपेंड करता है, किन बातों पर डिपेंड करता है, कैसे फॉलो करता है, थिक वायर और थिन वायर में से किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा, किस में कम, ठीक है। लेंथ जिसकी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ जिसकी कम उसका रेजिस्टेंस कम। तो क्लियर है ये कंसेप्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। और इसके अगले लेक्चर में हम फिर रेजिस्टिविटी के बारे में बताएंगे, बाद में हम कॉम्बिनेशन करना सीखेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।